नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्ट्रीट पर। मैं हूं आपके साथ अनुराग सिंह। खबर विशेष आप देख रहे हैं। राजमाता विजयाराजे सिंधिया की जन्म शताब्दी मनाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी स्मृति में 100 रुपए का सिक्का जारी किया। कुछ दिन पहले आपको याद होगा जब मार्च में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया था, तब जब सिंधिया भोपाल के बीजेपी कार्यालय आए थे तो कार्यालय में माधवराव सिंधिया की भी तस्वीर लगी थी। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश का चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी को सिंधिया परिवार की शिद्दत से याद आ रही है। सिंधिया राजघराने का सियासत से गहरा रिश्ता रहा है। जाहिर है बीजेपी एक तीर से कई निशाने साधना चाहती है। मतलब बीजेपी की सियासत अब महल के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आ रही है। बहरहाल राजमाता तो बीजेपी के संस्थापक सदस्यों में रही हैं, लेकिन माधवराव सिंधिया तो पूरी जिंदगी भर कांग्रेस के रहे। लेकिन चीजें किस तरह से बदलती हैं वो आज आप साफ तौर पर देख सकते हैं। इन सभी मामलों पर विशेषज्ञों से चर्चा करेंगे कि आखिर माधवराव सिंधिया और विजयाराजे सिंधिया से करीबियत दिखाकर भारतीय जनता पार्टी किस तरह की सियासत कर रही है। लेकिन उससे पहले रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। राजमाता की सवी जयंती। बीजेपी की संस्थापक सदस्यों में रही हैं राजमाता। राजमाता की याद में जारी हुआ 100 रुपए का सिक्का। राजमाता विजयाराजे सिंधिया की जन्म शताब्दी मनाई जा रही है। उनकी स्मृति में 100 रुपए का सिक्का जारी हुआ। बीजेपी कहीं न कहीं माधवराव सिंधिया की वजह से सिंधिया घराने से थोड़ी दूरी बनाकर चल रही थी, लेकिन अब वो बात नहीं है। ज्योतिरादित्य सिंधिया की बीजेपी में एंट्री के बाद स्थितियां बदली हैं और सामने है 28 सीटों पर उपचुनाव। तो बीजेपी को शिद्दत से सिंधिया राजघराने की याद आ रही है। बीजेपी उपचुनाव के दंगल में ज्योतिरादित्य सिंधिया संग उनके परिवार की सियासी जमीन कैश कराना चाहती है। पहले महल के खिलाफ और बीजेपी की राजनीति महल के इर्द गिर्द है। ये तस्वीरें आपको याद होंगी जब मार्च में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी ज्वाइन की थी और भोपाल के पहले दौरे पर आए थे। पहली बार बीजेपी कार्यालय में माधवराव सिंधिया की तस्वीर लगाई गई थी और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने माधवराव सिंधिया को श्रद्धांजलि दी थी। तो मतलब ये कि बीजेपी ने अब माधवराव सिंधिया को भी अपना लिया है। सरदार पटेल को लेकर जिस तरह सियासी बयानबाजी चली थी, उस पर इस बात की मुहर भी लग रही है। बहरहाल विजयाराजे सिंधिया का देश की सियासत में क्या योगदान रहा है, इसे लोग बखूबी जानते हैं। राजमाता को सरलता, सहजता, संवेदनशीलता की त्रिमणी माना जाता था। भारतीय जनसंघ की एक सशक्त महिला नेत्री तो थी ही, राजमाता विचारधारा और सिद्धांत पर अडिग रहने वाली महिला थी। राजमाता का जन्म 1919 को सागर के राणा परिवार में हुआ था। खास बात है कि राजमाता विजयाराजे सिंधिया ने 1967 में कांग्रेस के मुख्यमंत्री द्वारका प्रसाद मिश्रा की सरकार गिरा दी थी। राजमाता ने अपने समर्थक विधायकों के साथ पहले कांग्रेस छोड़ी और फिर सरकार अल्पमत में आ गई। इसके बाद राजमाता ने जनसंघ का दामन थामा। करैरा विधानसभा सीट से चुनाव लड़कर कांग्रेस के गौतम शर्मा को शिकस्त दी थी और अब एमपी की सियासत में उनके पोते ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उन्हीं की राह पर चले। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कमलनाथ से अनबन होने के बाद 15 महीने की कमलनाथ सरकार को गिरा दी। 22 विधायकों ने इस्तीफा दिया और शिवराज सिंह के नेतृत्व में नई सरकार बनी। बहरहाल इसमें दो राय नहीं कि राजमाता विजयाराजे सिंधिया राजमाता से लोकमाता बन गईं। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में लौट आने से बीजेपी भी अब महल की सियासत के इर्द गिर्द नजर आ रही है। टीम न्यूज स्ट्रीट। करेंगे। कई मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयंत वर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रकाश मिरचंदानी साहब जिन्हें आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। और योगेश यादव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। विनोद हमारे सहयोगी ग्वालियर से जुड़ गए हैं, जो कि ग्वालियर चंबल की राजनीति के बारे में तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाएंगे। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत। शुरुआत विनोद आप ही से कर लेते हैं। आज जो सिक्के का अनावरण किया गया, क्या ये भारतीय जनता पार्टी ने ये सियासी सिक्के का अनावरण किया है? अगर सिंधिया परिवार के वर्चस्व को समझने की कोशिश करें, माधवराव सिंधिया या ज्योतिरादित्य सिंधिया जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, विजयाराजे सिंधिया की जिस तरह की राजनीति रही है, राजमाता के नाम से वे जानी जाती हैं, किस तरह का प्रभाव इस पूरे परिवार का रहा है इस ग्वालियर चंबल अंचल में, और आज के समय में यह सिक्का कितना ज्यादा फायदा पहुंचा सकता है भारतीय जनता पार्टी को? देखिए, सबसे पहले तो अनुराग में सिंधिया के परिवार के बारे में संक्षिप्त में बता दूं। ग्वालियर का सिंधिया परिवार इस
अंचल की सियासत का बहुत बड़ा स्तंभ रहा है। राजमाता विजयराजे सिंधिया से लेकर माधवराव सिंधिया और फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये 3 ऐसे नेता हैं जो बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही दलों में पार्टी को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका रही है। राजमाता विजयराजे सिंधिया तो जनसंघ के समय से जुड़ी रही संस्थापक सदस्य मानी जाती हैं भारतीय जनता पार्टी की। वो उस समय पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा सहारा थी जब बीजेपी संघर्ष कर रही थी। जब पूरे देश में कांग्रेस ही कांग्रेस हुआ करती थी, उस समय की राजनीति में कहीं ना कहीं राजमाता विजयराजे सिंधिया का बीजेपी को स्थापित करने में एक बड़ा योगदान रहा। केवल राजमाता सिंधिया ही नहीं बल्कि उनके साथ में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी हों, लाल कृष्ण आडवाणी हों या कुशाभाऊ ठाकरे, ये बीजेपी के तमाम ऐसे नेता हैं जो एक साथ कदम से कदम मिलाकर बीजेपी को आगे बढ़ाने में काम कर रहे थे। राजमाता सिंधिया के बारे में तो ये तक बताया जाता है, जो पुराने लोग हैं वो ये बताते हैं कि बीजेपी को फाइनेंशियली बहुत सपोर्ट वो करती थी जनता पार्टी और जनसंघ को। चूँकि राजघराना था और बीजेपी के पास बहुत बड़ा कोई ऐसे संसाधन नहीं थे, राज्यों में सरकारें भी नहीं थी, संघर्ष के दौर से पार्टी गुजर रही थी, उस समय पार्टी को बहुत बड़ा सहारा राजमाता विजयराजे सिंधिया ने दिया। अब चूंकि उनका जन्म शताब्दी समारोह के दिवस का आज समापन दिन था और समापन के दिन जिस तरह से सिक्के का विमोचन हुआ है, ये इस बात को दर्शा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी राजमाता के योगदान को आज तक न भूली है और न आगे भुला पाएगी। जिस तरह से केवल आज के दिन को हम याद नहीं कर सकते, बल्कि जो राजमाता सिंधिया का जन्म शताब्दी समारोह पिछले 1 साल से लगातार हम देख रहे हैं इसी तरह चलता आ रहा है। लोकसभा के चुनाव में भी लगातार राजमाता विजयराजे सिंधिया का नाम प्रधानमंत्री मोदी ने ग्वालियर में भी लिया, कई जगह लिया और पार्टी में उनकी भूमिका भी बताई थी। समापन समारोह के दिवस जो सिक्के का लॉन्च करने का जो विमोचन का कार्यक्रम था, ये बहुत पहले डिसाइड हो गया था। आज उसका विमोचन किया है, तो इसको चूँकि ताज़ा हालात में चुनाव होने वाले मध्य प्रदेश में विधानसभा के उपचुनाव हैं, इससे पहले इसकी तैयारी हो चुकी थी और आज इसका शुभारंभ भी कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश है। यही से बात आगे बढ़ाते हुए जयंत वर्मा जी के पास जाते हैं। विनोद सर, आपका एनालिसिस क्या कहता है? क्योंकि ग्वालियर चंबल के अगर तमाम इलेक्शंस देखें, तमाम सीटों पर इलेक्शन देखें तो बहुत अहम ये सीट है। 16 सीटों पर उपचुनाव होना है और जो भी इस गढ़ में बाजी मार लेगा वो मनोवैज्ञानिक तौर पर भी बढ़त रखेगा अपने पास कि देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया छोड़कर गए तो कांग्रेस पार्टी जो है वो कम से कम अपने आप को मजबूत समझती है, या भारतीय जनता पार्टी ये बता पाएगी कि देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया का वर्चस्व रहा है और वो पार्टी चेंज कर चुके हैं, बावजूद इसके उनका वर्चस्व है। आज का पूरा इवेंट उससे किस तरह से जुड़ता है और उसके इम्पैक्ट आने वाले समय में चुनाव में आप क्या देखते हैं? देखिए अनुराग जी, ये जो पूरा का पूरा ग्वालियर राजघराना है, ये आज़ादी के बाद से ही ये भारत के इतिहास में इसका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और ख़ासकर राजमाता सिंधिया जब द्वारका प्रसाद मिश्र जी की सरकार थी, उस समय चूंकि द्वारका प्रसाद मिश्र ने उनको उचित सम्मान नहीं दिया था जैसा कि वो डिज़र्व करती थी, तो उन्होंने सरकार गिरा दी। गोविंद नारायण सिंह के मुख्यमंत्रित्व में संवित सरकार बन गई थी। तो वो तो बहुत ही स्वाभिमानी हैं और धरती से जुड़ी हुई वो महिला रही हैं। मतलब उनकी जो इलेक्शन कैंपेन हमने 1-2 ठो देखे थे जिसमें कि वो कार में बैठ के चली जाती थी और जो सड़क के दोनों तरफ लोग खड़े होते थे और वो लोग उनकी तरफ आँख उठा के भी नहीं देखते थे और ये उनका कैंपेन हो जाता था पूरा इलेक्शन का और वो इलेक्शन बड़े इजीली जीत जाती थी। तो पूरा ग्वालियर चंबल संभाग में ग्वालियर राजघराने का बहुत बड़ा योगदान है। आप यदि उज्जैन चले जाएंगे, देवास, उस तरफ पूरे इलाकों में उनके मतलब नमक खाए हुए लोग जो आज भी स्वीकार करते हैं कि उनका खानदान राजघराने का नमक खाया हुआ है, ऐसे असंख्य लोग वहाँ पे मिलेंगे। और उसके बाद माधवराव सिंधिया जी जो थे वो तो राजीव गांधी के बहुत ही करीबी थे और असमय उनका देहांत हो गया, नहीं तो वो तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने ही जाते। तो स्थिति ये है कि और ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ भी ये है कि उन्होंने उसी परंपरा को आगे बढ़ाया कि उनका भी स्वाभिमान जहाँ पे वो आहत हुआ तो उन्होंने भी सरकार को गिरा दिया। तो बहुत पावरफुल ये एक ख़ानदान है। खासकर भारत में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों की राजनीति में
उसका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। राजमाता ने तो यहाँ सिंधिया वो जो जनसंघ की स्थापना में के बाद पूरा का पूरा जनसंघ का सारा जो यहाँ मध्य प्रदेश में पूरा कार्यक्रम हुआ है वो पूरे प्रदेश का दौरा भी करती नहीं है, ऐसा नहीं है जी। तो और लोगों को काफ़ी वो अच्छे से जानती भी थी और बहुत डाउन टू अर्थ थी। और उनका जन्म शताब्दी में यदि सिक्का जारी किया जा रहा है तो वैसे तो जन्म शताब्दी में स्मृति डाक टिकट सब लोगों की होती है, पर ये सिक्का जारी हो रहा है तो इसका ज़रूर लाभ मिलेगा उनको, खासकर इस चुनाव में जो आने वाला है। और मुझे लगता है कि वो जो सर आपने बेहतर तरीके से समझाया कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा। प्रकाश मिरचंदानी साहब हमारे साथ हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। प्रकाश मिरचंदानी साहब, सिक्के का अनावरण करते हुए क्या इस बार के चुनाव में आप लोगों ने अपना सिक्का जमा लिया है? क्या आज के सिक्के को सियासी सिक्का कहा जाए या फिर इसका कोई दूसरा पहलू भारतीय जनता पार्टी सामने रखने की कोशिश करेगी? देखिए अनुराग जी, हम उस हर महापुरुष की सम्मान करते हैं जो हिंदुस्तान के लिए प्रेरणादायक है, आदरणीय है, पूजनीय है, जिसकी देश में मान्यता है, वो किसी भी राजनीतिक दल में रहा हो, उस हर व्यक्ति की हमने सम्मान किया है और हमारे लिए वो पूजनीय है। और राजमाता जी तो चूँकि हमारी फाउंडर मेंबर हैं, हमारी राजमाता हैं, हमारी माँ हैं और वो हमारी संस्थापक सदस्य रही हैं, इस नाते से हमारे लिए पूजनीय तो है ही। लेकिन जो ऐसा व्यक्ति जिसके व्यक्तित्व से समाज में एक अच्छे संस्कार जाते हों, एक संदेश जाता हो, जिसके कारण से समाज को कुछ सीखने को मिलता है कि इतना बड़ा व्यक्ति डाउन टू अर्थ होने के साथ साथ लोगों के लिए जो प्रेरणादायक रहा है, उसकी अगर जन्म शताब्दी है तो ये तो स्वाभाविक है। मेरे पूर्व वक्ताओं ने जो सारे वृत्तांत आपको अभी सुनाए हैं ये 100% सही है, क्योंकि राजमाता जी ऐसा व्यक्तित्व हैं जिनसे सीखने को मिलता है। मैंने भी बचपन में राजमाता जी के नजदीक जाकर बहुत सारी चीजें सीखने की कोशिश की है और लगातार, और यही कारण है। नहीं, हमारे सहयोगी हमारी विचारधारा साफ कर दिया कि आज का जो कार्यक्रम था प्रकाश मिरचंदानी साहब ये प्रस्तावित था पहले से, जो लगातार दरअसल हमारे जैसे लोग आप इसे इत्तेफाकी कह लीजिए, लेकिन ये जो मौका है ये बहुत ज्यादा अहम है क्योंकि एक तरफ सिंधिया आपके साथ हो रही है, दूसरी तरफ विजयाराजे सिंधिया की जन्म शताब्दी के मौके पर वो सिक्के का अनावरण। क्या ये कहा जाए कि जो ग्वालियर चंबल इलाके में राजघराने का जो प्रभाव रहा है उस प्रभाव में अपने प्रभाव को सम्मिलित करने की कोशिश कर रही है बीजेपी? नहीं, ये संयोग मात्र है और इसमें प्रभाव देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने अपनी मर्जी से, और आप मुझे बताइए कि 22 विधायक कोई यूं ही कोई इस्तीफा नहीं दे देते। और बार बार जिस तरीके से इस चुनाव के टाइम पर कांग्रेस दल बदल और गद्दार और ये सारी चीजें कह रही है, किसी ने दल बदल नहीं किया, किसी ने कोई गद्दारी नहीं की। उन्होंने अगर आपके टिकट पर चुनाव जीता था तो उन्होंने आपके टिकट से इस्तीफा दिया, आपके पद से जो आपके कारण से मिला था उन्होंने इस्तीफा दिया। अब पुनः जनादेश के लिए जनता के दरबार में है। लेकिन कांग्रेस निजी स्वार्थ के चलते इस तरीके के वक्तव्य देकर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है और जनता इस बात को समझ रही है। आपने जितने भी वचन दिए थे, क्या आपने एक भी वचन को पूरा किया क्या? आप मुझे समझाइए या बताइए, क्या आपके किसी भी वचन का कोई तथ्यात्मक आपके पास कोई एविडेंस है, आपके पास कोई सबूत है? किसान कर्ज माफी चलिए, आज दिनांक तक आपने बैंकों में पैसा ट्रांसफर नहीं किया था। ठीक है योगेश यादव जी, जब तक आज जो सिक्के का अनावरण किया गया ये बड़ा मौका था। जाहिर तौर पर राजमाता पूरे प्रदेश के लिए, पूरे देश के लिए पूजनीय थी, लेकिन पूजनीय है भी। लेकिन आज जो सिक्के का अनावरण किया गया, क्या आप ये मानते हैं कि महज संयोग मात्र इतना बड़ा एक इवेंट जो था वो आयोजित किया गया, या इसके पीछे कोई राजनीतिक मंशा रही होगी भारतीय जनता पार्टी की जिसे कांग्रेस पार्टी देख पा रही है? निर्धारित था योगेश जी। जी प्रकाश मिरचंदानी साहब, आपने अपना वक्तव्य दिया, आप सुन लीजिए कांग्रेस क्या कहती है। आपके संवाददाता ने भी आपको बताया। नहीं सर, मैंने भी वही बात कही, सुन लीजिए कांग्रेस पार्टी क्या कहती है। योगेश जी जवाब दीजिए। सॉरी, योगेश जी आप सुन पा रहे हैं? पलट के आ रही है। चलिए ठीक है, योगेश जी के पास एक बार फिर से आने की कोशिश करेंगे, उन तक हो सकता है आवाज ना पहुंच पा रही हो। कांग्रेस पार्टी का पक्ष हम जरूर रखने की कोशिश करेंगे, लेकिन जयंत वर्मा जी, ये जो कांग्रेस से हमने सवाल पूछा इस पर हम आपसे एनालिसिस चाहेंगे कि किस तरह से आप देख पाते कांग्रेस पार्टी के
भीतर खाने, किस तरह की राजनीति या किस तरह की रणनीति बन रही होगी? क्योंकि अभी तक के अगर पूरे गेम को देखें तो किसान कर्ज माफी के मुद्दे को उठाया गया, कांग्रेस पार्टी ने उसे डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की। बीच में एक मुद्दा आया जब महिला सुरक्षा को लेकर काफी बातचीत हुई, वहां पर भी कांग्रेस पार्टी ने थोड़ा सा माइलेज लेने की कोशिश की। लेकिन अब तक आज के डेट की अगर राजनीति की बात की जाए और इस इवेंट के बाद की राजनीति की बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी के पास कितने पत्ते रह जाते हैं जनता के सामने खोलने के लिए? वो किस तरह से आगे की रणनीति सेट करेगी? हेलो, देखिए अनुराग जी, एक बात तो ये तय है कि कांग्रेस ने ये तो शपथ ग्रहण करने के थोड़े ही देर में कमलनाथ जी ने कर्ज माफ़ी का एक ठो एश्योरेंस दे दिया था और अधिकार उस पर दस्तखत भी कर दिए थे आदेश पे। तो अब ये प्रक्रिया है जो धीरे धीरे चलती है। उस समय तो बजट भी नहीं था, कुछ नहीं था, पर धीरे धीरे बजट आएगा और उसको 3 फेज़ में उन्होंने कहा, पहले 50,000 तक, फिर लाख, फिर बाद में 2 लाख से ऊपर। इस प्रकार से वो कर्ज माफ़ी की प्रक्रिया चल रही थी और सरकार गिर गई, तो वो तो अधूरी है। इसमें कई लोगों के कर्ज माफ़ हुए हैं और कमलनाथ जी ने 30 लाख लोगों का वो भी जारी किया है, एक तो वो पेन ड्राइव उनके नाम पते वगैरह सब दिए हैं, कितना रुपया उनने कर्ज माफ़ी किया है। और खुद शिवराज सिंह जी के रिश्तेदार, यहाँ के कमल पटेल जी के परिवार के लोग, इन लोगों के भी कर्ज माफ़ हुए हैं। तो कर्ज माफ़ी तो हुई है पर वो पूरी नहीं हुई है और ये कहना भी गलत है। यही से बात आगे बढ़ाएंगे। योगेश यादव जी अगर हमारे साथ जुड़ जाएंगे तो उनसे भी हम सवालों के जवाब लेंगे। लेकिन बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दे, सीएम और पीसीसी चीफ कमलनाथ, दरअसल पूर्व सीएम और पीसीसी चीफ कमलनाथ लगातार चुनावी रैलियां कर रहे हैं। सुर्खी में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। जैसीनगर हेलीपैड पर कांग्रेस नेताओं ने उनका वेलकम किया है। सुर्खी में चुनावी रैली है दरअसल कमलनाथ की। सागर पहुंच चुके हैं पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ। इस पूरे उपचुनाव की बागडोर कांग्रेस की ओर से अगर किसी एक नेता ने संभाल रखी है तो वो कमलनाथ हैं और सुर्खी वो पहुंच चुके हैं। जैसीनगर हेलीपैड पर वे पहुंचे, जहां पर अब वे आगे सुर्खी विधानसभा में कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। सुर्खी में उनकी चुनावी रैली होनी है। बहुत दिलचस्प क्या कहते हैं वो इस मंच से। मंडल और बूथ सेक्टर के तमाम कार्यकर्ताओं से उनकी बातचीत होनी है। तो ये पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के दौरे को लेकर अपडेट हमने आपको दिया, जहां वे सागर पहुंच चुके हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और योगेश यादव जी अगर आप सुन पा रहे हो तो आप तक आवाज पहुंच रही है क्या? जी, मुझे आवाज आ रही है। जी योगेश यादव जी, कांग्रेस पार्टी आज के इस पूरे इवेंट को जो राजमाता पर था, उनके जन्म शताब्दी पूरे होने के मौके पर था एक सिक्के का अनावरण, क्या इसे राजनीतिक चश्मे से कांग्रेस पार्टी देखती है या आप इसे पूरी सद्भाव से मानते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी ने महापुरुष के लिए एक आयोजन किया था जिसमें सारे बड़े नेता सम्मिलित हुए? देखिए अनुराग, बात बहुत महत्वपूर्ण। पहली बात तो को ये इतिहास के पन्ने में दर्ज है, सिंधिया परिवार से आज माफी मांगना चाहिए, क्योंकि वो सिंधिया परिवार को गद्दार कह चुके हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने उस गद्दार संस्कृति को सिक्के के रूप में परिवर्तित करके स्वीकार कर लिया, मान्यता दे दी? तो यदि मान्यता दे दी तो आज शिवराज सिंह जी को माफी मांगना चाहिए। पहली बात तो ये। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि राजमाता सिंधिया जी के सिक्के का आज लोकार्पण किया गया तो उससे पूर्व मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि 1857 की क्रांति के जनक जो अंग्रेजों के खिलाफ था, राव तुलाराम की हरियाणा के महाराजा, उस पर पहले सिक्का जारी किया जाना चाहिए, क्योंकि राजा महाराजाओं के सिक्के आप लोग जारी करने लग गए। दूसरा सिक्का आपको रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर जारी करना चाहिए था, जिन्होंने 1857 की क्रांति की और देश की आजादी की लड़ाई। तीसरा सिक्का यदि आपको महत्वपूर्ण रूप से जारी करना चाहिए था तो नारी की अस्मिता और नारी के स्वाभिमान की प्रतीक और नारी उत्थान की प्रतीक और समाज सेवा की प्रतिबिंब आदरणीय देवी अहिल्याबाई होलकर के नाम का सिक्का मिर्चंदानी साहब आ रहे हैं आपके पास। जी हेलो। जी जी योगेश जी, बात कहिए अपनी। होने के बाद एक महत्वपूर्ण बात मैं और कहना चाहूंगा आपको कि आप ये बताइए, क्या चुनाव के दौरान इस सिक्के का जारी करना क्या सिक्के का राजनीतिकरण नहीं है? क्या हम इस मामले में प्रदेश कांग्रेस की तरफ से चुनाव निर्वाचन आयोग के समक्ष जाएंगे और अपनी आपत्ति दर्ज करेंगे? जैसा राजमाता का प्रभाव रहा है पूरे प्रदेश भर में, आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अगर उनके लिए किसी तरह का कोई इवेंट ऑर्गेनाइज किया तो आप लोगों को इससे चुनाव में नुकसान होगा? नहीं, ये आपसे राजनीति है, ये आचार संहिता का उल्लंघन है। आप जानते हैं कि ग्वालियर और चंबल संभाग में
16 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं कि जहां पर ग्वालियर रियासत रही है एक जमाने में, उस समय ऐसे समय राजमाता का सिक्का जारी करना कहीं ना कहीं से इसको राजनीतिक। ठीक है, प्रकाश मिश्रचंदानी साहब जवाब दे दीजिए। बहुत सारी बातें योगेश यादव जी ने अपने वक्तव्य में कही। देखिए अनुराग जी, योगेंद्र जी की मासूमियत पर और उनकी जो छटपटाहट या उनकी जो परेशानी है बिना सत्ता के, वो स्पष्ट दिख रही है। उनको ये नहीं पता कि सिक्का भारत सरकार ने जारी किया है और दिल्ली में जारी किया है। उसका वहाँ दिल्ली में ना कोई उपचुनाव है, ना देश में कोई उपचुनाव है, पहली बात। इसलिए आप एक नहीं 10 बार शिकायत करिए निर्वाचन आयोग में, आपको अपने आप जवाब मिलेगा। आपको चूंकि वैसे भी समय व्यतीत करना है चुनाव में, आप हार रहे हैं, इस नाते से आप शिकायतें करते रहिए और अपना टाइम पास करते रहिए कि दिखेगा कि हाँ कुछ कर रहे हैं आप। पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये जितनी भी बातें कही, पहले तो इन्होंने कहा कि हमने सिंधिया परिवार को गद्दार कहा, वो नितांत गलत बात है और बिल्कुल हम सिरे से इस बात को खारिज करते, इसका खंडन करते। दूसरी बात, फिर वहीं के वहीं खुद ही आप झांसी की रानी जी का और 1857 के इतिहास को लाकर ये कह रहे हैं कि पहले उनका सिक्का जारी करना चाहिए, यानी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अभी वर्तमान में जिस तरीके से कमलनाथ जी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को कहा कि इन्होंने हमारे साथ गद्दारी की, यह तमाम चीजें जो अनर्गल प्रलाप उन्होंने किया, चूंकि सत्ता जाती है तो व्यक्ति स्वाभाविक है कि बहुत व्यथित होता है, परेशान होता है, हम उनकी मनोदशा को समझ सकते हैं। आज उनके प्रवक्ता भी उसी तरीके की बात करेंगे। मैं योगेंद्र यादव जी को बहुत विद्वान समझता था, लेकिन क्या है कि कुनबे में रहकर आदमी के पास असर तो आता ही है। इस नाते से उन्होंने अपनी बात कह के फिर ये वापस कह दिया कि कमलनाथ जी जो कहते थे सिंधिया परिवार को गद्दार कहते थे, वो सही कहते थे क्या? इस तरीके की बातें नहीं करना चाहिए। जवाब ले लेते हैं बहुत संक्षेप में, फिर जैन जी के पास जाएंगे। मैं आपको एक विद्वान साथी समझता था। सर वो भी आपको विद्वान समझते हैं, आप सेवा दल के कार्यकर्ता रहे, आपके मन में सेवा का भाव रहा है, पार्टी को डिफेंड करने आप भी इस तरीके की बातें कर रहे हैं। ठीक है, हल्की छोटी बातें। योगेश जी जवाब दे दीजिए। आज अगर राजमाता जी की 100वीं शताब्दी का वर्ष चल रहा है, आप ये मुझे बताइए तो क्या ये पूर्व निर्धारित कार्यक्रम नहीं था? क्या हमने ये उपचुनाव को लेकर सिक्का जारी किया? चंदानी साहब सुन तो लीजिए, कांग्रेस पार्टी का पक्ष भी सुनिए। जी योगेश जी कहिए। पहली बात तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं, पहला प्रश्न ये, शिवराज सिंह जी चौहान ने सिंधिया परिवार को गद्दार कहा कि नहीं कहा? दूसरी बात महत्वपूर्ण यह है, मना कर रहे हैं सर वो, उन्होंने कहा नहीं कहा एक भी बार बीजेपी ने। आप साबित करिए, जो केंद्र सरकार में बैठी है, इस बात का जवाब दिया जाए। चूंकि हमारी पार्टी की पेरेंट्स रही है, हमारी आत्मज रही हैं, हमारी पालक रही हैं, आपको ऐसा लगता है कि आप अपने पालक को या अपने आत्मज को इस तरीके का कोट करेंगे? ये कांग्रेस की संस्कृति हो सकती है, भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति नहीं है। नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री है कि नहीं? केंद्र सरकार भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति है, भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति नहीं है कि मैं अपने पूर्वजों को या अपने अग्रजों को या अपने पेरेंट्स को या अपने आत्मजों को गद्दार कहूं। ये कांग्रेस पार्टी में चलता है, ये कांग्रेस पार्टी में संभव है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कभी नहीं, भारतीय जनता पार्टी के संगठन में नहीं। ठीक है, आप दोनों अपने अपने हिसाब से बताइए। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है, आप ये बताइए कि आप हमेशा से ही विजयराजे सिंधिया राजमाता के कितने करीबी रहे हैं? लेकिन बहुत संक्षेप में, अगर मैं 10-10 सेकंड में जवाब लूं। जयंत वर्मा जी पहले आपसे, दोनों राजनीतिक पार्टियों की साफ तौर पर ये मंशा देखी जा सकती है कि विजयराजे सिंधिया को लेकर, राजमाता को लेकर क्या सोच रही होगी कांग्रेस पार्टी इस वक्त जो आरोप लगा रही है? क्या ये उसकी बौखलाहट कही जाए? क्योंकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के पास एक पक्ष अपना ये जरूर है कहने के लिए कि वो हमारी पार्टी से जुड़ी हुई रही है, संस्थापक सदस्य रही है, इसीलिए जन्म शताब्दी पर इतना बड़ा एक समारोह आयोजित किया गया। जनधन को उन्होंने चंदा दिया तो जनधन अपना सिक्का जारी करवाए, सरकार की तरफ से सिक्का जारी नहीं किया जाना चाहिए। देखिए अनुराग जी, वो जनधन की प्रणेता रही है, ये बात करे, उनका स्वागत करे। योगेश जी सुन लीजिए, योगेश जी जयंत वर्मा जी कुछ कह रहे हैं। जयंत वर्मा जी कहिए। सिक्का जारी हुआ था कांग्रेस पार्टी ने, देखें महात्मा गांधी जी किस सरकार में थे? मीरचंदानी साहब, देखिए अनुराग जी, योगेश जी प्लीज आप सुन लीजिए, जयंत वर्मा जी कुछ कह रहे हैं। जयंत वर्मा जी, बिल्कुल सही है कि शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस को सामंती चरित्र वाला बताया था और उन्होंने सिंधिया खानदान के खिलाफ भी काफ़ी बातें बोली थी। ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि मीडिया में काफ़ी कवरेज हुआ इसका। ठीक है। और इसके साथ प्रभात झा जो उनके हैं वो तो और ज़्यादा उनके खिलाफ काफ़ी बोलते रहे क्योंकि ग्वालियरी
क्षेत्र से वो आते हैं। अब वो चुप हैं, अब कुछ नहीं बोल रहे हैं, परंतु उन्होंने सिंधिया के खिलाफ जो कुछ भी आप सोच सकते हैं सब उन्होंने बोला हुआ है। ठीक है, और ये सब रिकॉर्ड में है। सर इतनी इजाजत दे रहा था वक्त, लेकिन जनता अपने आप में सब कुछ तय कर लेगी। इन इवेंट्स के बाद भी कौन किसकी विचारधारा से मैच खाता है, कौन किस तरह की बातें करता है, जनता ये सब कुछ तय कर लेगी। बहुत शुक्रिया योगेश यादव जी, प्रकाश मूलचंदानी साहब, जयंत वर्मा जी और विनोद हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी हैं।